आप सब लोगों को मेरा प्रणाम। विजन आईएएस की जो मंथली सीरीज़ चल रही है अप्रैल मंथ की, उसको हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। अभी तक हम लोग काफ़ी सारे टॉपिक्स कर चुके हैं, एक बार दिखा देता हूँ मैं आप लोगों को। पॉलिटी हो गया है हमारा, इंटरनल रिलेशंस हो गया है, इंटरनेशनल रिलेशंस हो गया है हमारा, सोशल इश्यूज़ हो गया है यहाँ से, और नीचे थोड़ा सा आते तो सिक्योरिटी जो था वो हमारा हो चुका है, एंड इधर से एथिक्स हो गया है, कल्चर हो गया है, और ऊपर चलते हैं तो हमारा सोशल इश्यूज़ हो गया था। एनवायरनमेंट का हम लोगों ने 3 टॉपिक्स कर लिए थे। इस वाली वीडियो में हम लोग बाकी के सारे टॉपिक्स जो हैं ये करेंगे। एक्चुअली पिछले में 4 देने थे हमको, लेकिन मैंने जब उनको पढ़ाने लगा तो मुझे लगा कि काफ़ी लेंदी टॉपिक्स हैं, तो एक वीडियो में 3 दे देते हैं। बाकी जो ये टॉपिक्स हैं ना, ये बहुत छोटे छोटे हैं और क्विकली आप लोगों को समझ में भी आ जाएंगे, तो ये सारे के सारे इस वीडियो में आएंगे। इसी के साथ इनसाइट की भी मंथली कंपाइलेशन बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाली है, मई मंथ की, और उसको भी हम लोग साथ में कवर करेंगे। और विजन की भी होने वाली जल्दी ख़त्म ये वाली, इसके बाद नेक्स्ट मंथ की आ जाएगी। ठीक है, तो टाइम वेस्ट कम करते हैं, आगे स्टार्ट करते हैं। हम लोग को पेज नंबर पे जाना है, 56 पे जाना है हम लोगों को। ओके, वी आर हेयर। पेट कॉक हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, 5.4 पेट कॉक। ये क्या चीज़ होती है और ये न्यूज़ में क्यों है? तो यहाँ पर न्यूज़ पढ़ने से पहले मैं आप लोगों को इसके पेट कोक के बारे में थोड़ा बता देता हूँ। हम पहले नीचे चलना पड़ेगा कि पेट कोक होती क्या चीज़ है। जो हम लोग पेट्रोलियम निकालते हैं ना सॉइल में से, उसे क्रूड ऑयल बोलते हैं। उसको बहुत सारे प्रोसेसिंग की जाती है, उसकी डिफरेंट डिफरेंट लेवल के ऊपर उसका रिफाइनिंग की जाती है, तब जाके हमको बहुत कुछ मिलता है। हमको पेट्रोलियम मिलता है, हमको डीजल मिलता है, केरोसिन मिलता है, डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें मिलती हैं। तो उसी का एक बाय प्रोडक्ट होता है, कार्बन केशियस सॉलिड बोलते हैं इसको। ये ऑयल रिफाइनिंग प्रोसेस का ही बाय प्रोडक्ट होता है, और ये उस बैरल के बॉटम में होता है, इसलिए इसका नाम भी होता है। इसको जनरली बॉटम ऑफ द बैरल भी बोलते हैं। ये कैरेक्टराइज होता है, एक तो ये बहुत ही हाई ग्रेड फ्यूल होता है। इसकी बहुत हाई कैलोरीफिक वैल्यू होती है, जो कि 8000 किलो कैलोरी पर केजी के हिसाब से होता है। लो ऐश कंटेंट, ऐश समझते हैं ना, मतलब आप लोग, राख जो होती है इसमें वो बहुत ही कम निकलती है। एंड देन वी हैव लो वोलेटाइल मैटर बट हाई सल्फर कंटेंट। ये प्रॉब्लम बन जाता है यहाँ पर। सल्फर कंटेंट जो होता है वो 7% तक होता है, जो कि एनवायरनमेंट के लिए बहुत हार्मफुल होता है और ह्यूमन बींग्स की हेल्थ के लिए बहुत हार्मफुल होता है। इसलिए इसके ऊपर कुछ रेस्ट्रिक्शंस और बैन वगैरह होते हैं। टाइप की बात करते हैं तो रॉ फॉर्म के अंदर इसको हम लोग ग्रीन कोक भी बोलते हैं, और ग्रीन पेट्रोलियम कोक या फिर रॉ पेट कोक। ध्यान रहे, नाम आपको पता होना चाहिए। रॉ पेट कोक क्या होता है, ग्रीन कोक, और उसके आगे हम लोग कैल्सिनेटेड पेट कोक की बात करेंगे। दो अलग अलग होते हैं। रॉ फॉर्म में इसको हम लोग रॉ पेटकॉक बोलते हैं। ये आता है सेवरल सोर्सेज से, जो कि सारे के सारे पेट्रोलियम के रिफाइनिंग इंडस्ट्री के होते हैं। 80% जो वर्ल्ड वाइड पेटकॉक का प्रोडक्शन होता है ना, वो फ्यूल ग्रेड पेटकॉक होता है। ठीक है, और ये यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए सीमेंट किल्न के अंदर। किल्न्स क्या होते हैं ये आपको पता होना चाहिए था। एक होता है किल्न्स और एक होता है फर्नेस। किल्न्स बेसिकली वो होते हैं जो कि किसी भी मटेरियल को ओवर हीट करने के लिए, या फिर एक हीटेड चैम्बर बनाया जाता है, उसकी मटेरियल की हार्डनिंग करनी हो, उसको बर्न करना हो, उसकी कैल्सनिंग करनी हो, उसकी ड्राइंग करनी हो, उसके लिए किल्न बनाए जाते हैं। एक होता है फर्नेस। फर्नेस होती है हमारी भट्टी, वो किसी भी चीज़ को सिर्फ और सिर्फ हीट करना होता है तो उसके प्रोसेस के लिए किया जाता है। लेकिन किल्न का डिफरेंट प्रोसेस होता है। तो सीमेंट किल के अंदर भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के काम के लिए आता है। फिर नेक्स्ट आता है, दूसरा टाइप होता है, वो होता है कैल्सीन्ड पेटकॉक, सीपीसी, कैल्सिनेटेड नहीं, कैल्सीन्ड पेटकॉक। ये अपटॉन कहते हैं हम लोग प्रोसेसिंग द रॉ पेटकॉक, उसको कैल्सिनिंग करते हैं रोटरी किल्न के अंदर, जो उसके रेजिडुअल वोलेटाइल हाइड्रोकार्बन्स होते हैं उसको रिमूव कर देती हैं, तब हमको कैल्सीन पेटकॉक मिलता है। अब कैल्सीन पेटकॉक का यूज़ क्या होता है, स्मेल्टिंग ऑफ एल्यूमिनियम एज द ओनली कमर्शियल वायबल मेथड टू डू सो। एल्यूमिनियम की स्मेल्टिंग के लिए सिर्फ यही एक वायबल मेथड होता है। और टाइटेनियम ऑक्साइड को प्रोड्यूस करने के लिए रिप्लेसमेंट ऑफ कोल एज अ फीड स्टॉक इन ब्लास्ट फर्नेसेस फॉर मेकिंग स्टील फ्रॉम आयरन ओर। आयरन ओर से जब स्टील बनाते हैं तो उसमें ब्लास्ट के लिए जो मटेरियल चाहिए होता है, कोल को रिप्लेस करके, वो हमारा पेट को ये सीपीसी यूज़ करते हैं। ब्रिक्स और ग्लास की मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ होता है। अमोनिया और यूरिया अमोनियम नाइट्रेट की प्रोडक्शन के लिए यूज़ होता है। एनवायरनमेंट के इम्पैक्ट हम लोग नीचे आके बाद में पढ़ेंगे। अब हम लोग चलते हैं, हमने ये जान लिया पेटकोक होता क्या है। अब हम चलते हैं कि न्यूज़ में क्यों है। अच्छा, उससे पहले एक और चीज़, चलो ये दिखा देता हूँ, बैकग्राउंड क्या था इसका। पेटकोक पता चलेगा कहाँ से बनता है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट होता है। बैकग्राउंड क्या था, 2017 के अंदर EPCA, जो कि एनवायरनमेंट पॉल्यूशन कंट्रोल अथॉरिटी होता है, उन्होंने रिकमेंड किया था। ध्यान रहे, 2017 में रिकमेंडेशन आया था, उसके बाद इसको जो इम्प्लीमेंटेशन होगा वो अगले साल होता है 2018 के अंदर। उन्होंने रिकमेंड किया था कि भैया इसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन, सेल और यूज़ फर्नेस ऑयल और पेटकोक को स्ट्रिक्टली बैन कर दो NCR रीजन के अंदर। EPCA ने रिकमेंड किया कि स्ट्रिक्टली बैन कर दो। क्यों? क्योंकि इसके अंदर बहुत हाई सल्फर कंटेंट है,
और इसी को फॉलो करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बैन कर दिया था पेट कोक को नई दिल्ली में और उसके नेबरिंग स्टेट्स में, जो कि हरियाणा, यूपी, राजस्थान, जब एयर पोल्यूशन था जो नेशनल कैपिटल रीजन का वो बहुत ही हजार्डियस लेवल पे पहुंच गया था। 2018 के अंदर पेट कोक को बैन कर दिया था फ्यूल को नेशन वाइड। जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट थी कहाँ थी, MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस, ये आपको पता होना चाहिए। और ये इम्पोर्ट जो था ना ये अलाउड किया गया था फिर उसके बाद सिर्फ और सिर्फ सीमेंट, लाइम किल, कैल्शियम कार्बाइड और गैसिफिकेशन इंडस्ट्रीज़ के लिए व्हेन यूज्ड एज फीड स्टॉक और इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। फिर इसको लिमिटेड इंपोर्ट कर दिया था। ध्यान रहे, पहले तो इसको बैन किया गया था पूरा का पूरा, लेकिन उसके बाद कुछ जगह पर इसको अलाउ कर दिया, लेकिन बहुत ही लिमिटेड था वो। बाद में गवर्नमेंट ने परमिट कर दिया था इसका इंपोर्ट सर्टेन क्वांटिटी के अंदर ऑफ यूज फॉर फ्यूल पर्पस फॉर एनोड मेकिंग एल्यूमिनियम इंडस्ट्री। बाद में इसमें और जो परमिशन थी उसमें कुछ चेंजेस किए थे। इसको जो पेटकोक था इसको फ्यूल पर्पस एनोड मेकिंग एल्यूमिनियम इंडस्ट्री के लिए ही अलाउ किया था। इसके इंपोर्ट को बैन करने से पहले इंडिया जो था वर्ल्ड में लार्जेस्ट कंज्यूमर था पेटकोक का। ठीक है, प्रेजेंटली फिलहाल क्या चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने इसके इंपोर्ट के ऊपर जो लिमिट यानी कि इसके आयात के ऊपर लिमिट लगा रखी है। रॉ पेट्रोलियम कोक जो है वो 0.5 मेट्रिक टन पर एनम और कैल्सिनेटेड पेट्रोलियम कोक यानी कि CPC 1.4 मिलियन टन पर एनम, इतना ही हम कर सकते हैं। 0.5 मेट्रिक टन एक साल में किसके लिए, और कैल्सिनेटेड ये रॉ पेट कोक है ना वो कर सकते हैं 0.5 और CPC जो है वो हम कर सकते हैं 1.4 MTA। ठीक है, हमको बैकग्राउंड पता चल गया, हमको पेटकोक के बारे में पता चल गया। अब हम देखते हैं अभी फ़िलहाल में न्यूज़ में क्यों है। तो जो DGFT हमारा डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री के अंदर आता है, उन्होंने एक प्रोसीजर सेटअप किया है कि वो कोटा अलॉट करेंगे अब। ठीक है ना, कोटा मतलब समझते हो ना आप लोग, एडमिशन लेने जाते हैं कहीं पे तो कोटा लगता है हमारा, रिजर्वेशन वगैरह, कि वो अब कोटा देंगे इंपोर्ट के लिए CPC का। एल्यूमिनियम इंडस्ट्री का एक कोटा होगा और रॉ पेटकोक का मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री होती है उनके लिए कोटा होगा 2020 और 21। कौन देगा ये कोटा, DGFT। ये प्रीलिम्स में बन सकता है कौन देगा इसका पेटकोक का कोटा। अब हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं इश्यूज़ क्या है डीलिंग विद पेटकोक, ऐसी प्रॉब्लम क्या होती है इश्यूज़ डीलिंग विद पेटकोक। एक तो एब्सेंस ऑफ डेटा अबाउट पेटकोक प्रोडक्शन और कंजम्पशन लीड टू रेगुलर चैलेंजेस। डेटा नहीं है उसकी प्रोडक्शन वगैरह के बारे में कैसे होता है और उसके बारे में इसलिए चैलेंजेस आ रहे होते हैं, रेगुलेट करने के चैलेंजेस आते हैं। फिर ड्यू टू एक्सेस सेस लिवाइड ऑन कोल मार्केट डिस्टॉर्शन हैज़ अकर्ड इन फेवर ऑफ पेटकोक, यानी कि कोल के ऊपर जो सेस लगता है, सेल होता है छोटा, सेस होता है छोटा टैक्स लगाना, यानी कि आपको 100 रुपये का आइटम लेने जाना है, मान लो उसके ऊपर 10% का टैक्स लगता है, एग्जांपल दे रहा हूँ, तो वो 110 का हो जाएगा। गवर्नमेंट क्या करती है, शॉर्ट पीरियड के लिए एक टैक्स लगा देती है, उसको बोलते हैं सेस। तो क्या करेंगे वो 2% का या फिर 1% का लगा देंगे, मान लो कि 1% का सेस लगा रहे हैं 2 साल के लिए। क्यों लगाया जाता है, किसी शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट के लिए फंडिंग चाहिए होती है। तो 1 साल के लिए किसी टॉय, सपोज करते एक करके कोई टॉय था, उसको 100 रुपये का कीमत थी, नॉर्मल उसका जो टैक्स था GST मान लो एग्जाम्पल के लिए 10% था। ठीक है, तो 110 रुपये की कीमत हो गई। अब इन्होंने सेस लगा दिया 1% का, तो अब इसकी कीमत हो जाएगी 111 रुपये। तो ये 1 रुपये जो होगा ये एडिशनल सेस होता है, ये कुछ टाइम के लिए इकट्ठा होता है, जब इसका प्रोजेक्ट ये फंडिंग पूरी हो जाती है इसको बंद कर देते हैं। तो वो कह रहे हैं कि भैया जो एक्सेस सेस लगाया हुआ था ना कोल के ऊपर, उसके कारण जो ये प्रोड्यूसर्स वगैरह थे, मार्केट वाले लोग थे ना, वो फेवर करते थे पेटकोक को। It is the preferred raw material of choice for many industries and is cheaper than coal and have a very high calorific value. कैलोरीफिक वैल्यू हाई है तो हीट वगैरह में इशू नहीं होता, प्लस में कोल से भी, इससे कोयले से ज़्यादा सस्ता होता है ये। ऑयल रिफाइनरी जो USA के अंदर ना वो इसको पेटकोक को बेच नहीं पाती है क्योंकि ये डर्टी फ्यूल वेस्ट प्रोडक्ट होता है। ठीक है, होम एक्सपोर्ट वास्ट क्वांटिटीज़, तो वो क्या करते हैं कि वो इंडिया को एक्सपोर्ट कर देते हैं और सस्ते के अंदर। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि इंडिया को ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे एक डंपिंग ग्राउंड हो, जो कि उनके द्वारा जो वेस्ट जनरेट किया गया उसका। ये लाइन बहुत अच्छी है लास्ट वाली, इंडिया को एज ए डंपिंग ग्राउंड यूज़ किया जाता है पेटकोक के मामले में। आप इसे यूज़ कर सकते हो, कहीं नोट डाउन करके रख लेना। एनवायरनमेंट के ऊपर इम्पैक्ट क्या होते हैं पेटकोक के, इसके ऊपर बैन क्यों किया गया, क्यों गवर्नमेंट ने बोला कि दिल्ली NCR का जो पॉल्यूशन है वो और भी हजार्डियस हो जाता है पेटकोक के कारण। 7% अगर सल्फर होता है तो कितना नुकसानदायक होता है ये जान लेते हैं। रिलीज करता है ग्रीन हाउस गैसेज। ग्रीन हाउस गैसेज कौन सी गैसेज होती हैं, ये वो गैसेज होती हैं जो अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज करने में हेल्प करती हैं। यानी कि हमको तो नॉर्मल टेम्परेचर चाहिए, वो क्या होती हैं कि वो ट्रैप कर लेती हैं हीट को, एस्केप नहीं करने देती है एटमॉस्फेयर में बियॉन्ड। तो उसके कारण होता है कि हीट बढ़ जाती है अर्थ की और हम लोगों को गर्मी और क्लाइमेट चेंज, आइस मेल्टिंग, ओशन लेवल राइजिंग, फलाना बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, वो ग्रीन हाउस गैसेज होती हैं। तो इसमें बहुत हाई कार्बन कंटेंट होता है जो कि 10% से भी ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है नॉर्मल कोयले से। ठीक है ना, विच मेक्स पेटकोक अ ह्यूज कंट्रीब्यूटर ऑफ GHG मतलब ग्रीन हाउस गैसेज।
अब हाई सल्फर कंटेंट होता है, जो लो ग्रेड का पेट कोक होता है ना उसमें बहुत हाई अमाउंट का सल्फर होता है। लो ग्रेड का पेट कोक होगा वो सस्ता बिकेगा, तो प्रोडक्शन फैक्ट्रीज तो ये बोले सोचेंगे ना कुछ सस्ता जहाँ से मिल रहा है वो वहाँ से लेंगी, पर उसमें सल्फर कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है। सल्फर ऑक्साइड और कंबशन के दौरान सल्फर ऑक्साइड वो रिलीज करता है। तो सल्फर ऑक्साइड एक नेजल इरिटेंट होता है, नेजल मतलब नाक, जो हमारा नोज होता है ना उसमें इरिटेशन कॉज कर देता है सल्फर ऑक्साइड। और एयर पोल्यूशन के कारण एसिड रेन भी होती है, जैसे हमारा ताजमहल हो गया उसके ऊपर एसिड रेन के कारण उसका जो मार्बल होता है उसकी क्वालिटी ख़राब होनी स्टार्ट हो जाती है, डिग्रेड होना स्टार्ट हो जाता है। तो सल्फर के कारण ही एसिड रेन भी होती है। हैवी मेटल की बात करते हैं, पेटकॉक के अंदर हैवी मेटल होते हैं जैसे निकल, वेनेडियम, जो एनवायरनमेंट की क्वालिटी को भी डिटीरियोरेट करते हैं। डिटीरियोरेट मतलब ख़राब करते हैं। टॉक्सिसिटी मतलब जहर जो होता है उसको टॉक्सिक बोलते हैं, यानी कि हानिकारक चीज़ें होती हैं जो। पर्टिकुलेट मैटर क्या होते हैं, देखो एयर के अंदर जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं ना, जैसे कि डस्ट हो गया, लिक्विड ड्रॉपलेट्स हो गए, सूट हो गया, स्मोक हो गया, ये सब के सब जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं ना सबको मिलकर पर्टिकुलेट मैटर बोला जाता है। वो एक्यूमुलेट होकर इकट्ठे हो जाते हैं। तो जैसे PM2.5 के मास सुने होंगे आपने, PM10 के मास सुने होंगे, ठीक है, ये सब वही होता है, धूल, मिट्टी, डर्ट एंड एवरीथिंग मिला के। So significant quantities of PM from petcock storage and handling operations lead to inflammation of lungs, especially in urban industrial areas. इन्फ्लेमेशन का मतलब होता है थोड़ी सी स्वेलिंग हो जाना लंग्स के अंदर, क्योंकि इनके अंदर बहुत सारा पर्टिकुलर मैटर होता है। तो जहाँ इनके स्टोरेज होते हैं, जहाँ भी इनके हैंडलिंग ऑपरेशन होते हैं, वहाँ पर काम करने वाले लोगों की हेल्थ में इस तरीके से नुकसान करता है। कंक्लूजन क्या है, तो अलॉन्ग विद इम्प्रूविंग द स्टैटिस्टिकल डेटा ऑन पेटकॉक और रियल टाइम मॉनिटरिंग, फोकस शुड बी ऑन इम्प्रूविंग द प्राइसिंग ऑफ कोल टू रिड्यूस द यूज ऑफ पेट कोक एज एन ऑल्टरनेटिव। वो कह रहा है कि आप इसका सिर्फ डेटा कलेक्शन के ऊपर बात डिपेंडेंट मत रहो और मॉनिटरिंग के ऊपर। वो कह रहा है कि आप कोल के प्राइस के ऊपर भी ध्यान दो ना। अगर आप कोल का प्राइस कम करवा दोगे तो पेटकोक का यूज़ ऑटोमेटिकली कम बंद हो जाएगा, ठीक है। वो बोल रहे हैं प्रमोशन ऑफ क्लीनर टेक्नोलॉजी, यानी कि जो ग्रीन टेक्नोलॉजी होती है, जैसे कि फ्लूडिजाइड बेड बॉयलर होते हैं, एमिशन वो ट्रीटमेंट सिस्टम होते हैं, वो दूसरे तरीके से रिड्यूस करते हैं सल्फर डाइऑक्साइड के एमिशन को पेटकोक कंबशन के अलावा के मुताबिक। कभी कभी वर्ड आगे पीछे हो जाते हैं बट मुझे लगता है भावनाओं को समझ जाते होंगे, ठीक है। तो एडिंग एक्सेस हाइड्रोजन टू कन्वर्ट अदरवाइज सॉलिड oil residues into more diesel, asphalt, wax or other fuels oils through a process called residue फ्यूल हाइड्रोजनेशन इज़ एन अट्रैक्टिव ऑप्शन फॉर न्यू रिफाइनरीज। ये एक नया मेथड है जिसमें कि एक्सेस हाइड्रोजन ऐड करते हैं, जिससे जो सॉलिड के ऑयल रेजिड्यूज होते हैं ना डीजल के अंदर, एसफॉल्ट के अंदर वगैरह, वो सब के सब निकल जाते हैं। तो उसी को रेजिड्यू फ्यूल हाइड्रोजन भी बोला जाता है। ये एक अट्रैक्टिव ऑप्शन है नई रिफाइनरीज के लिए, तो ये भी अपनाया जा सकता है। कंक्लूजन अच्छा लिखा है इन्होंने, नोट डाउन कर लेना है, नॉट जस्ट फॉर दिस थिंग। ये कोल के प्राइस कम करने वाली बात जो आप किसी और आंसर में भी नोट डाउन करके लिख सकते हो। नेक्स्ट वी हैव 5.5 यूरेनियम कंटेमिनेशन। बिहार के पटना में ना एक जगह है फुलवारी शरीफ, वहाँ पर एक रिसर्च सेंटर है, कैंसर इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च सेंटर, महावीर कैंसर इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च सेंटर। उन्होंने और यूके की जो यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर है ना, इन्होंने एक स्टडी की थी। तो उसमें पता चला था कि 10 डिस्ट्रिक्ट्स हैं बिहार के जहाँ पर यूरेनियम का जो कंटेमिनेशन है ना अंडरग्राउंड के अंदर, वो उनको मिला था उस स्टडी के अंदर। यहाँ पर आप मैप देख सकते हो, एक इतने सारे स्टेट्स, ये 2018 की स्टडी थी कि 79 डिस्ट्रिक्ट्स थे 16 स्टेट में जहाँ पर यूरेनियम के ट्रेसेस मिले थे, अंडरग्राउंड वाटर के अंदर मिला ये सब। तो अभी इनको बिहार में भी मिला है। और मोर अबाउट द न्यूज़ की अगर हम बात करें तो पहली बार ऐसा हुआ है कि अभी यानी 2018 में तो नहीं मिला था, लेकिन अभी 2019 के अंदर जो 2020 की जो स्टडी हुई थी उसमें इन्होंने देखा कि बिहार के भी डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर इनको ग्राउंड वाटर में यूरेनियम का कंटेंट मिला है। और यूरेनियम का कंसंट्रेशन है ना वो एलिवेट हुआ है, यानी कि बढ़ा है कहाँ पर, नॉर्थ वेस्ट में और साउथ ईस्ट के अंदर। स्पेशली जो ईस्ट ऑफ गंडक रिवर है ना, गंडक रिवर जो है वो नेपाल से फ्लो करती है और वो गंगा की लेफ्ट ट्रिब्यूटरी है, ये आपको पता होना चाहिए। और रनिंग साउथ ऑफ द गंगा रिवर टुवर्ड्स झारखंड, यानी कि साउथ ऑफ गंगा जो है झारखंड की साइड, वहाँ पर भी यूरेनियम की कंटेमिनेशन मिले हैं। मैक्सिमम यूरेनियम वाटर जो मिला है वो सुपौल डिस्ट्रिक्ट में मिला है बिहार के, जो कि 80 माइक्रोग्राम है पर लीटर ऑफ वाटर। तो 80 माइक्रोग्राम ओके है नहीं है। अगर हम यूरेनियम कंटेमिनेशन की इंडिया में बात करते हैं तो परमिसिबल लिमिट जो WHO ने बता रखी है वो है 30 माइक्रोग्राम पर लीटर, और ये तो 80 माइक्रोग्राम था, यानी कि बहुत ही ज़्यादा हजार्डियस वाटर हो गया। हाउएवर, देखो ये 2 पॉइंट क्यों ध्यान से समझना। हाउएवर अनलाइक द लिमिट्स फॉर आर्सेनिक एंड अदर टॉक्सिक, यानी कि आर्सेनिक और बाकी जो टॉक्सिक सब्सटेंसेस की जो लिमिट सेट की होती है उनकी तरह अगर बात करें तो
और हैवी मेटल्स भी, जो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स एंड ड्रिंकिंग वाटर स्पेसिफिकेशन दे रखी है ना, उसके अंदर नो लिमिट मेंटेन्ड फॉर यूरेनियम, यानी कि बेसिकली इन्होंने बता रखा है, डब्ल्यूएचओ ने प्रिस्क्राइब किया हुआ है, परमिशन दे रखी 30 माइक्रोग्राम तक का अगर यूरेनियम होता है 1 लीटर में तो दैट कैन बी कंज्यूम, लेकिन उसको मेंटेन नहीं किया जा रहा है। और जो BIS है हमारा, उन्होंने बाकी मेटल की तो दे रखी है, आर्सेनिक की दे रखी है, बाकी टॉक्सिक होते हैं, हैवी मेटल्स होते हैं, लेकिन यूरेनियम के बारे में कुछ नहीं बता रखा। पहले जो एक रिपोर्ट आई थी ना सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड की, उन्होंने नोट किया था कि जो ये यूरेनियम का जो कंटेमिनेशन है ना ग्राउंड वाटर के अंदर, ये एक्वीफर्स के थ्रू होता है, बेसिकली 16 स्टेट्स के अंदर, पंजाब, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा एट्सेट्रा। अब एक्वीफर्स क्या होता है ये मैं आपको पहले बता देता हूँ, ये काफ़ी बार यूज़ होगा ये वर्ड। वो जो हमारा अंडरग्राउंड वाटर निकलता है ना, ग्राउंड वाटर, वो कैसे निकलता है, अंदर ना लेयर्स होते हैं, सेडिमेंट रॉक्स के लेयर्स होते हैं, उस रॉक के लेयर के ऊपर पानी इकट्ठा हो जाता है, वहाँ से वो पेनिट्रेट नहीं कर पाता नीचे, तो उसी को हम लोग हैंडपम्प वगैरह से या फिर समर्सिबल से या फिर बाकी जो ट्यूबवेल की मोटर होती है उससे निकाल लेते हैं। तो वो अर्थ के टॉप लेयर के अंदर ही होता है, एक्वीफर्स बोलते हैं, वहाँ पर पानी इकट्ठा हो जाता है। यूरेनियम के कारण क्या हो सकते हैं, सीरियस एलिमेंट्स हो सकते हैं, ठीक है, जैसे कि यूरेनियम लेस्ड वाटर होता है, तो अगर परमिसेबल लेवल से ज़्यादा होता है ना, और वो ज़्यादा लंबे समय तक अगर हम कंज्यूम कर रहे होते हैं, तो थायराइड कैंसर हो सकता है, ब्लड कैंसर हो सकता है, डिप्रेशन हो सकते हैं, और बाकी तरह के सीरियस एलिमेंट्स हो सकते हैं। कुछ स्टडीज़ ने ये भी बताया हुआ है कि एक्सेसिव इंजेशन ऑफ यूरेनियम लीड्स टू क्रॉनिक किडनी डिजीज़, यानी कि ज़्यादा अगर हम लोग यूरेनियम वाटर कंटेमिनेटेड होता है ना अगर, तो उसको ज़्यादा टाइम तक अगर कंज्यूम करते हैं तो उससे क्या होता है कि क्रॉनिक डिजीज़ हो सकती है किडनी की। क्रॉनिक मतलब जो परसिस्ट करती है लॉन्ग टाइम के लिए। फिर सोर्स है जो यूरेनियम की वो नेचुरली अकरिंग है, यानी कि हम लोग ये ग्राउंड वाटर के अंदर जो यूरेनियम आया है ये कहीं भी आर्टिफिशियली नहीं आया हुआ है, ये बिल्कुल ही नेचुरली। अगर आप लोगों ने जो रशिया का वो चार्नोबिल सुना होगा ना, न्यूक्लियर जो एक डिजास्टर हुआ था, वहाँ पर ये न्यूज़ बन रही थी कि अगर वो लोग उसको कुछ जल्दी से क्लीन नहीं करते ना, तो वहाँ पर वो सारा रेडिएशन जो था वो अंडरग्राउंड वाटर में मिल जाता है, और उसके कारण वो यूरोपियन कंट्रीज़ वगैरह के भी आसपास पहुँच जाता। तो वैसे वो फिर आर्टिफिशियल होता कंटेमिनेशन। पर इंडिया की अगर ये बात कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि सारा का सारा नेचुरल अकरिंग है, इसको आर्टिफिशियल इसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो जैसे ओवर पंपिंग हो गया, ठीक है, पानी ज़्यादा निकालते हो ज़मीन से बाहर, तो बताता है कैसे होता है कि बहुत सारे पार्ट्स के अंदर इंडिया में एक्वीफर होते हैं, वो सेडिमेंट्स के थ्रू आते हैं, ठीक है। हिमालयन की जो स्ट्रीम्स होती हैं, नदियाँ वगैरह होती हैं, उसमें यूरेनियम रिच ग्रेनाइट रॉक होते हैं, ठीक है। ऐसे रॉक्स होते हैं जो रॉक के अंदर नेचुरली यूरेनियम होता है, तो वो पानी के साथ स्ट्रीम लाइन में बह के आता है, वो ज़मीन में सेटल हो जाता है। फिर क्या होता है, जब ओवर यूज़ करते हैं एक्यूफायर का, यानी ग्राउंड वाटर ज़्यादा निकालते हैं, वहाँ से पानी ज़्यादा निकलता है ना, तो उसके कारण क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग कंडीशन बन जाती है। ऑक्सीडाइजिंग कंडीशन बन गई मतलब अब वो यूरेनियम जो है ना उसके अंदर वहाँ पे वो पानी में सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी, वो पानी में आसानी से मिल पाएगा ऑक्सीडाइजिंग के कारण। इंट्रैक्शन ऑफ यूरेनियम, लेकिन अगर यूरेनियम बाकी केमिकल से भी मिलता है अगर अंडरग्राउंड में, जैसे कि बाइकार्बोनेट हो गया, तो उसके कारण भी यूरेनियम की सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है, फिर वो नॉर्मल वाटर में जल्दी मिल जाता है। इसी तरीके से नाइट्रेट का पॉल्यूशन भी होता है, जब नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर को हम लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं ना, उसके कारण भी। वे फॉरवर्ड क्या है इसका, एक्स सीटू ट्रीटमेंट और एक इन सीटू ट्रीटमेंट होता है। दो टाइप के ट्रीटमेंट होते हैं ये। एक्स सीटू का मतलब होता है ऑफ साइट, यानी कि जहाँ पर वो चीज़ है उससे दूर ले जाकर, और इन सीटू का मतलब होता है उसी जगह पर ट्रीटमेंट करना। रेडियो एक्टिव कंटेमिनेशन जो होता है ना ग्राउंड वाटर का, यानी कि जो भी रेडियो एक्टिव कंटेमिनेंट्स होता है, रेडियो एक्टिव है तो फैलेगा रेडिएशन, तो उसको दूर ले जाया जाता है वहाँ से एब्जॉर्प्शन ऑफ आयन और आयन एक्सचेंज के थ्रू। देखो एक होता है ABSORPTION एब्जॉर्प्शन होता है, एक होता है एडजॉर्प्शन ADSORP। दोनों में फ़र्क क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। एब्जॉर्प्शन होता है ना पूरे के पूरे मैटर के ऊपर होता है कम्प्लीटली, उसके अंदर जाते हैं आयंस, एंटर करते हैं बल्क के अंदर। और एडजॉर्प्शन जो होता है AD वाला जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर, इसमें क्या होता है कि ना सरफेस के ऊपर एक्यूमुलेशन हो जाता है सारा का सारा, जो एब्जॉर्प्शन होती है। फिर एब्जॉर्प्शन होता है ना, ये एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है, यानी कि इसके अंदर हीट इन्वॉल्व होती है ज़्यादा। और एड्जॉर्प्शन जो होता है सेकंड वाला, इसके अंदर ये एक्सोथर्मिक, यानी इसमें से हीट निकलती है। ऑलराइट, तो कह रहे हैं कि एड्जॉर्प्शन XC2 के अंदर आप एड्जॉर्प्शन करो या फिर आयन का एक्सचेंज करो। जो वाटर सॉल्युबल कंटेमिनेट्स होते हैं ना, उनको कैप्चर करते हैं सॉर्प्शन के द्वारा एक सॉलिड सपोर्ट के थ्रू, जो कि नेचुरल और सिंथेटिक मटेरियल के ऊपर होता है। फिर होता है प्रेसिपिटेशन, ये मोस्टली प्रैक्टिस ये रहता है अबव द ग्राउंड, ग्राउंड के ऊपर करते हैं। और इसमें इन्वॉल्व क्या करते हैं, एडिशन ऑफ अल्कलाई ऐड करते हैं, ताकि जो pH लेवल है वो ऊपर हो जाए, रेज हो जाए, और जो प्रेसिपिटेट है हाइड्रो ऑक्साइड का और हाइड्रोक्साइड का वो भी रेज हो जाए। फिर होता है रेमेडियल स्ट्रेटजीज बेस्ड ऑन इन सीटू केमिकल स्टेबलाइजेशन। इन सीटू मतलब ऑन द सेम साइट।
रिडॉक्स टेक्नोलॉजी, रिडॉक्स वर्ड को जब आप भी ध्यान दो तो RED मतलब रिडक्शन और OX मतलब ऑक्सीडेशन। तो रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों एक साथ होते हैं इसमें। ये ऐसी टेक्निक्स होती हैं, ये मैनिपुलेट करती हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की कंडीशंस को सब सरफेस के ऊपर, ताकि यूरेनियम का यूरेनुअस होता है ना फॉर्म बनने से, उससे उसको रोक देती है, रिड्यूस कर देती है। फिर आती है हमारी फ्लशिंग टेक्नोलॉजी। ये जो ग्रुप होता है ना रेमेडिएशन का, रेमेडिएशन मतलब होता है उपचार करना, ये रेमेडी वर्ड से निकल के आया है, REMEDY से। रेमेडी मतलब उपाय, उपचार। तो ग्रुप ऑफ रेमेडिएशन टेक्नोलॉजीज यूज़ करती है वैरायटी ऑफ लीचिंग सॉल्यूशंस जो डिसॉल्व करते हैं सॉलिड फेज यूरेनियम को और हाइड्रोलिक एक्सट्रैक्शन टेक्निक को, तो कि सोल्यूबलाइज्ड यूरेनियम को रिमूव कर देता है। ये एक प्रोसेस होता है। ये दो प्रोसेस आप नाम के साथ भी लिख दोगे तो भी बहुत फ़र्क पड़ जाएगा, क्योंकि इनको हर बार एक्सप्लेन करना है, टफ होता है। साइंस एंड टेक का टॉपिक है वैसे तो, ये वाला पार्ट पूरा नहीं, ऊपर तो एनवायरनमेंट की बात है यूरेनियम की, लेकिन इतना पार्ट जो है साइंस एंड टेक का पार्ट होता है। सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को कोलैबोरेट करना चाहिए, टेक्निकल इंस्टीट्यूशन जैसे कि भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, और फिर कॉम्प्रिहेंसिवली यानी विस्तार रूप से इस इशू को, रेडियोएक्टिव कंटेमिनेशन को एड्रेस करना चाहिए। ये हो गया हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आर्कटिक का ओजोन होल। इसके बारे में जान लेते हैं। ओजोन होल जो हमारा है ना वो स्ट्रेटोस्फीयर के अंदर लाई करता है। तो 1980s के अंदर क्या हुआ था कि एक न्यूज़ आई थी साइंटिस्ट के थ्रू कि हमारे ओजोन के अंदर बहुत बड़ा होल हो गया है, और उसका रीज़न पता चला था कि जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स होते हैं ना CFCs, उसके कारण ये हुआ है। तो उस टाइम पर एक मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल साइन हुआ था, 1987 के अंदर की बात है। ये अब तक का मोस्ट सक्सेसफुल इंटरनेशनल कोऑपरेटिव इम्प्लीमेंटेशन है, और ये बात कोट की थी कोफी अनन ने। कोफी अनन अगर आपको पता हो तो हमारे एक फॉर्मर UN के जनरल सेक्रेटरी थे। तो इंटरनेशनली इसको 197 कंट्रीज ने रेटिफाई किया था। देखो 197 कंट्रीज़ का रेटिफाई करने का मतलब होता है इट इज़ एक्चुअली ए वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड प्रॉब्लम, और सब ने इसमें फिर योगदान किया है। तो तब से ये रिकवर होना स्टार्ट भी हो गया। लोगों ने ऐसे प्रोडक्शन इन प्रोडक्ट्स का CFC जहाँ से निकलता वो बंद कर दिया था कंट्रीज़ ने और फिर कंपनीज़ ने, एवरीथिंग, क्योंकि ये एक बहुत ही अल्टीमेट डेंजर था हमारे ह्यूमन सर्वाइवल के ऊपर। 1980s में जो लेवल था ना ओजोन का, फिर उस टाइम सडनली उसमें होल क्रिएट हो गया था। उसको कह रहे हैं कि उसको वापस उसी 1980 वाले लेवल तक पहुंचने के लिए एटलीस्ट 2050 या फिर 2070 तक वो सेम लेवल पर पहुंचेगा। ठीक है, तो ये वाली हमारी न्यूज़ क्या है, उसमें ये है कि एक रेयर होल जो ओपन अप हुआ था ओजोन लेयर का आर्कटिक के अंदर। देखो ये अर्थ होती है ना, ये ऊपर आर्कटिक ओशन है, यहाँ पे एंटार्क्टिका है। यहाँ ओजोन ऊपर वाले में एक लेयर में एक होल हो गया था, वो जो है रिसेंटली क्लोज हो गया है। देखो एंटार्क्टिका जो है ना नीचे, इसमें तो एनुअली हर साल होल होता रहता है, वो रिकवर होता रहता है। आर्कटिक के अंदर ना डेकेड्स में होता है, यानी कि 10 साल के आसपास एक होल बनता है और फिर वो रिकवर हो जाता है। वो क्यों बनता है, क्या प्रोसेस होता है, वो पोलर वर्टेक्स के कारण बनता है। पोलर वर्टेक्स क्या होता है ये भी हम जानेंगे, और ठीक है आगे देखते हैं। फिर साइंटिस्ट जो है वो यूज़ कर रहे हैं डेटा कॉपरनिकस सेंटिनल 5P सैटेलाइट का, जिसने नोटिस किया था कि एक स्ट्रॉन्ग रिडक्शन हुई है ओजोन की कॉन्सेंट्रेशन में आर्कटिक के ऊपर। एक एनालिसिस था सैटेलाइट का ऑब्जर्वेशन का, वो दिखाता है कि ओजोन की जो लेयर है ना वो अपने लोवेस्ट पॉइंट पर पहुंच गए थे 12 मार्च को। ध्यान रहे लोवेस्ट पॉइंट पर, जो कि 205 डॉप्सन यूनिट्स था। ठीक है, ये मैं आपको ये वाला बॉक्स पहले पढ़ाऊँगा, इसके बाद फिर समझ में आएगा कि डॉप्सन यूनिट क्या होता है। तो लोवेस्ट उस टाइम पहुंच गए थे। इन कंपैरिजन कब करते हैं, जो लोवेस्ट मार्च की जो ऑब्जर्व वैल्यू थी ना आर्कटिक के अंदर, वो यूजुअली 240 डॉप्सन यूनिट रहती है, लेकिन हो क्या गई थी 205। पहले हम लोग डॉप्सन यूनिट के बारे में जान लेते हैं, फिर आगे कंटिन्यू करेंगे यहाँ से हम लोग। डॉप्सन यूनिट होती है मोस्ट कॉमन यूनिट होती है मेजर करने की ओजोन की कॉन्सेंट्रेशन कितनी होती है। ठीक है, एक डॉप्सन यूनिट के अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ओजोन दैट वुड बी रिक्वायर्ड टू क्रिएट अ लेयर ऑफ प्योर ओजोन। एक डॉप्सन यूनिट के अंदर 0.001 मिलीमीटर थिक होता है, जिसमें टेम्परेचर होता है 0 डिग्री सेल्सियस पर और प्रेशर होता है 1 एटमॉस्फेयर का। उसको बोलते हैं एक सिंगल डॉप्सन यूनिट। अर्थ की जो एवरेज थिकनेस है ना वो 300 डॉप्सन यूनिट है, यानी कि 3 मिलीमीटर थिक है। तो 3 मिलीमीटर सोच सकते हो ना, ये एक मार्क हो गया और ये एक मार्क हो गया, तकरीबन ये 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है इन दोनों के बीच में, और इसका भी 3/10 पार्ट उतनी एवरेज उसकी थिकनेस है। ध्यान रहे एवरेज थिकनेस है। कई कई जगह पर काफ़ी थिकनेस बहुत ज़्यादा भी है, मिलीमीटर की जगह सेंटीमीटर में भी है, लेकिन इस एरिया के अंदर आर्कटिक वाले एरिया के अंदर जनरली जो लोवेस्ट वैल्यू जाती थी वो 240 जाया करती थी, लेकिन मार्च 12 को 205 चली गई थी। जो रेयर होल रिकवर हुआ है उसका एरिया है 3 टाइम्स द साइज ऑफ ग्रीनलैंड। तो ग्रीनलैंड आपको पता ही होगा, डेनमार्क का पार्ट है ग्रीनलैंड, और उसके ग्रीनलैंड का भी 3 टाइम्स साइज में है। अच्छा, यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है ग्रीनलैंड वाले पार्ट से। अगर आप नॉर्मल मैप को देखते हो ना कभी, अपना वर्ल्ड मैप आपकी पढ़ाई कर रहे हो, आपके टेबल के सामने होगा, कुछ होगा,
ग्रीनलैंड एरिया में इंडिया से बहुत बड़ा दिखाई देता है, ठीक है, और लेकिन एक्चुअल में उसका एरिया इंडिया से कम है। इंडिया एरिया में 7th लार्जेस्ट कंट्री है और ग्रीनलैंड का एरिया उससे भी कम है, लेकिन मैप के ऊपर इतना बड़ा क्यों दिखाई देता है? इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढिएगा ज़रा, हर मैप में वो बड़ा दिखाई देगा आपको। तो मैं तो खैर इसका आंसर बता दूंगा बाद में कभी, लेकिन आप लोग भी ढूंढिएगा क्योंकि मैंने एक नया क्वेश्चन आपके लिए रेज कर दिया है। तो ये जो सच लो लेवल्स आते हैं ना, ये बहुत रेयर होते हैं, ठीक है ना, ये अनप्रेसिडेंटेड नहीं होते। मतलब अनप्रेसिडेंटेड का मतलब होता है अभूतपूर्व, जो चीज़ पहले कभी हुई ना हो। जैसे कोविड-19 का पैंडेमिक पहले कभी हुआ ही नहीं था कि पूरा वर्ल्ड लॉकडाउन में चला जाएगा। लेकिन ये जो ओजोन होल की जो ये रेयरली जो इसका जो थिकनेस लो चली जाती है ना, ये अनप्रेसिडेंटेड नहीं है, ये पहले भी कई बार हो चुका है, ठीक है। ये पहले भी हुआ था, 1997 में भी हुआ था, 2001 में भी हुआ था, स्ट्रेटोस्फीयर के अंदर और अपर एटमॉस्फेयर में। लेटर ऑन जो पोलर वॉर्टेक्स स्प्लिट होता है ना राइजिंग टेम्परेचर के कारण, उसके कारण क्या होता है कि ओजोन की जो रिच एयर होती है ना, वो आर्कटिक के अंदर आती है और उससे ओजोन होल की हीलिंग स्टार्ट हो जाती है। ये पोलर वॉर्टेक्स क्या होता है ये मैं आपको भी समझाऊंगा। तो वाई डिड दी ओजोन आर्कटिक ओजोन होल फॉर्म दिस ईयर? एक बार ऊपर से समझा दूं पहले, फिर उसकी लाइन टू लाइन पढ़ लेंगे, तब समझ में आ जाएगा। देखो जनरली क्या होता है ना, ये पूरी अर्थ होती है, इस रीजन के अंदर आर्कटिक रीजन के अंदर पोलर वॉर्टेक्स फॉर्म होता है। यानी कि क्या होता है, यहाँ पर कोल्ड एयर होती है। एक तो कंडीशन क्या है, कोल्ड एयर होगी, लार्ज एरिया होगा, ठीक है, और लो प्रेशर होगा। लार्ज एरिया, कोल्ड एयर और लो प्रेशर, इसी कारण एक वॉर्टेक्स यानी कि अपर एक हवा के अंदर एक साइक्लोन बनने लग जाता है, ठीक है, काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर। उस साइक्लोन के कारण क्या होता है कि ओजोन, उसके कारण जो होती है ना, वो एयर होती है, जो कोल्ड एयर होती है, वो आसपास के एरिया में नहीं जा पाती है, ठीक है। फिर उससे क्या होता है, CFC जो रिलीज हो रही होती है ना, उन सब का जो कॉन्सेंट्रेशन होता है वो फिर स्ट्रेटोस्फीयर के अंदर जो ओजोन होता है उसको डिप्लीट करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। ये होता है पोलर वॉर्टेक्स का कॉन्सेप्ट। मैंने थोड़ा सा समझाने की कोशिश की है, लेकिन आप ही शायद वीडियो वगैरह में देखोगे किसी में या फिर डायग्राम में देखोगे, बेटर समझ में आएगा। मैंने अभी टेक्स्ट के साथ तो ऐसे ही समझा पाया मैं आपको ये। अब इसको हम रीड कर लेते हैं। एक मेजर रीज़न था 2020 के आर्कटिक जोन का पोलर वर्टेक्स, और ये विंटर में देखो, विंटर में क्या होता है, वो स्ट्रॉन्ग हो जाता है पोलर वर्टेक्स, ठीक है, तो उसके कारण डिप्लीशन स्टार्ट होता है। समर में जो होता है फिर वो लूज हो जाता है, तो उसके कारण वो हीलिंग स्टार्ट हो जाती है ओजोन लेयर की, ठीक है। तो ये विंटर का जो था ना, ये बहुत परसिस्टेंट था। परसिस्टेंट का मतलब लगातार हो रहा था ये, और इनक्रेडिबली स्ट्रॉन्ग भी था और परसिस्टेंट, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई थी। विंटर थी, कोल्ड एयर थी, लो प्रेशर था, लार्ज एरिया था और लगातार था, परसिस्टेंट था, इसलिए वो हो गया। पोलर वर्टेक्स जो होता है लार्ज एरिया पे होता है, लो प्रेशर होता है, ठंडी हवा होती है, सराउंड करता है बोथ अर्थ के पोल्स को, यानी कि आर्कटिक भी और एंटार्क्टिका भी। ये ऑलवेज एग्जिस्ट करता है नियर द पोल्स, बट वीक हो जाता है समर के अंदर और स्ट्रेंथन हो जाता है, मजबूत हो जाता है विंटर के अंदर। टर्म वॉर्टेक्स होता है ना, ये रेफर करती है काउंटर क्लॉकवाइज फ्लो होता है। देखा, काउंटर क्लॉकवाइज मतलब जैसे घड़ी की दिशा होती है ना, उसका ऑपोजिट करता है, और ये कोल्डर एयर को पोल्स के पास मेंटेन करके रखता है, ठीक है। दिस लेड टू फ्रिजिड आर्कटिक एयर स्टेइंग मोस्टली लॉक्ड इन आर्कटिक, जिसके कारण जो फ्रिजिड एयर होती है ना, एकदम ठंडी जकड़ी हुई हवा, वो आर्कटिक एरिया में लॉक रहने जाती है, ठीक है, रादर देन वॉबलिंग अराउंड एंड स्पिलिंग एक्सट्रीमली कोल्ड एयर इनटू प्लेस। यानी कि जनरली तो क्या होती है कि वो ठंडी हवा जो बह जाएगी इधर उधर US की साइड चली जाएगी या फिर बाकी यूरोपियन कंट्रीज़ में, लेकिन इस टाइम पे क्या होती है कि वो इतनी स्ट्रॉन्ग थी और परसिस्टेंट थी कि वो लॉक हो गई थी उसी आर्कटिक रीजन के अंदर, तो वो जा नहीं पाई। वॉबलिंग का मतलब होता है लड़खड़ाना वैसे तो इट कुडंट वोबल मतलब वो इधर तो नहीं जा पाई। ये जो स्टेबल और प्रोफाउंडली कोल्ड एयर होती है ना, इसका टेम्परेचर होता है -78 डिग्री सेल्सियस तक, बिलो इससे भी नीचे होता है। ये अलाउ करता है लॉफ्टी क्लाउड्स को कि वो अपर एटमॉस्फेयर के अंदर फॉर्म हो, जहाँ पर ओजोन होता है स्ट्रेटोस्फीयर में, और इसी को बोलते हैं हम लोग पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड, PSCs। मुझे लगता है कि अब आपको समझ में आ रहा होगा, पहले मैंने एक बार समझा दिया, अब आपको नीचे पढ़ रहे तो समझ में आ रहा होगा। ये जो क्लाउड्स है ना, एक आइडियल एनवायरनमेंट क्रिएट कर देते हैं कि अब जो CFCs होंगे वो सनलाइट के साथ रिएक्ट करेंगे और फिर क्लोरीन बनाएंगे, और वो क्लोरीन जो होगा वो ओजोन को डिस्ट्रॉय कर देगा। ये सारी की सारी कंडीशंस थी। देखो, इन कंडीशंस के कारण क्या हो गया, अब जो CFCs रिलीज़ हो रहे होते हैं, CFCs बिल्कुल बंद नहीं हुए हैं क्योंकि रिक्वायरमेंट भी होती है कभी कभी, तो जितने हैं वो रिएक्ट करते हैं सनलाइट के साथ, उससे बनती है क्लोरीन, क्लोरीन से ओजोन लेयर डिप्लीट होता है। मोर ओवर, ये जो रोबस्ट का मतलब है स्ट्रॉन्ग, बोल्ड पोलर वर्टेक्स होता है, प्रिवेंट करता है ओजोन रिच एयर को बाकी रीजन से वॉश होने से आर्कटिक के अंदर, इसके कारण ओजोन लेयर डिप्लीट होता ही रहता है। रीजन फॉर सच अनयूजुअल strong polar vortex and why it lasted so long this year is yet to be known। पोलर वर्टेक्स होता क्यों है और वो इस साल इतना लंबा क्यों चला, इसका रीज़न अभी तक हमको पता नहीं चल पाया। वाई आर्कटिक ओजोन होल इज़ रेयर टू एंटार्क्टिक ओजोन होल। एंटार्क्टिक और आर्कटिक होल के अंदर ये रेयरनेस का डिफरेंस क्या होता है। ओजोन होल जो डेवलप होता है ना एंटार्क्टिका में, वो हर साल होता है, कॉमन होता है सदर्न हेमिस्फीयर में उसकी स्प्रिंग के टाइम पे,
कंडीशन जो होती है स्ट्रॉन्ग ओजोन डिप्लीशन की वो बहुत नॉर्मल होती है नदन, वो नॉर्मल नहीं होती नदन में, सदन में बहुत नॉर्मल होती है। आर्कटिक का स्ट्रेटोस्फीयर होता है ना यूजुअली यस आइसोलेटेड होता है एंटार्क्टिका के काउंटर पार्ट से, क्योंकि प्रेजेंस ऑफ नियर बाई, क्योंकि आर्कटिक के साइड में क्या है कि लैंड मासेस वगैरह माउंटेन रेंजेस हैं और क्या कहते हैं ह्यूमन बींग्स का एक्टिविटीज़ इन्वॉल्वमेंट, एंटार्क्टिका में इतना नहीं है, बहुत कम हो रहा होता है। ये एक्सप्लेन करता है कि जो पोलर वर्टेक्स है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के अंदर वो यूजुअली वीक होता है, तो क्योंकि एक्टिविटी हो रही होती है वहाँ पर, ठीक है ना, माउंटेन रेंजेस ज़्यादा है। दूसरी साइड में क्या होगा कि एक्टिविटी नहीं हो रखी तो वो स्ट्रॉन्ग बन नहीं पाता, स्ट्रॉन्ग बनता है और फिर वीक हो जाता है, स्ट्रॉन्ग बनता है फिर वीक हो जाता है। नॉर्थ की साइड में स्ट्रॉन्ग इतना हर बार बन नहीं पाता, तो इस बार कैसे स्ट्रॉन्ग बन गया यही हमें जानना है। ओके, आर्कटिक जोन के अंदर ये यूजुअली एक 10 दशकों में एक बार आता है, 10 साल में एक बार आता है, लेकिन अंटार्कटिका के अंदर ये एनुअली देखा जाता है और पिछले 35 साल से देखा ही जा रहा है एनुअली। नासा के रिसर्चर्स ने प्रेफर किया कि डिप्लीशन over the Arctic since despite the ozone layer's record low this year, the ozone loss is still much less than annual ozone hole that occurs over Antarctica in September and October। वो कह रहे हैं कि आर्कटिक के अंदर जो ओजोन होल पे डिप्लीशन हुआ है उन्होंने इसको डिप्लीशन ही नाम दिया, उन्होंने कहा कि एनुअली जो अंटार्कटिका में होता है उससे तो छोटा ही है। कंपैरिजन के लिए ओजोन लेवल होते हैं अंटार्कटिका में टिपिकली 120 डॉप्सन यूनिट तक ड्रॉप कर जाते हैं, तो अभी तो हमारा 205 पे था ना, लेकिन अंटार्कटिका में कितना हो जाता है 120 के लेवल तक चला जाता है, इतना नीचे वो पहुंच जाता है। 5.7 में वी हैव पीटर्सबर्ग क्लाइमेट डायलॉग। तो ये न्यूज़ में अभी इसलिए आया क्योंकि इसका जो 11th सेशन था ना पीटर्सबर्ग क्लाइमेट डायलॉग का, ये वीडियो कॉन्फ्रेंस से हुआ था फर्स्ट टाइम, क्योंकि कोविड-19 का पैंडमिक का जो लॉकडाउन चल रहा था सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करने के लिए। तो ये पीटर्सबर्ग क्लाइमेट डायलॉग है क्या? देखो ये जो क्लाइमेट डायलॉग है ना ये जर्मनी ने लॉन्च किया था 2010 में। कब? जब इनका जो क्लाइमेट नेगोशिएशंस था ना 2009 की कोपेनहेगन समिट का वो फेल हो गया था, तब ये लॉन्च किया गया था। ये एक इनफॉर्मल और एनुअल मीटिंग होती है। देखो प्रीलिम्स के में क्वेश्चन के लिए ना ये 2 वर्ड आपको पता होना चाहिए। क्लाइमेट, ये जो पीटर्सबर्ग क्लाइमेट डायलॉग है कि ये एक तो इनफॉर्मल है, दूसरा ये एनुअल है, साल में एक बार होती है, और इनफॉर्मल है, अनौपचारिक है, ऑफिशियल और मतलब फॉर्मल औपचारिक मीटिंग नहीं होती है। हाई लेवल मिनिस्टर्स होते हैं, रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं बहुत सारे कंट्रीज़ के, जो इनेबल करते हैं कि उनको एक कंस्ट्रक्टिव एक्सचेंज करना है इंटरनेशनल क्लाइमेट एक्शन को लेकर, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर जो पर्यावरण को, जो क्लाइमेट को बचाने की बात की जा रही है ना, उसमें उनको कंट्रीब्यूट करना होता है, कंस्ट्रक्शनल एक्सचेंज करने होते हैं आइडियाज़ के। तो को चेयर ऑफ द क्लाइमेट डायलॉग इज़ द कंट्री प्रिसाइडिंग ओवर द नेक्स्ट कॉन्फ्रेंस, जो UNFCC जो होता है ना, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, इसकी जो नेक्स्ट मीटिंग होने वाली होती है, जो नेक्स्ट कॉन्फ्रेंस होने वाली थी ना, उसमें जो कंट्री उसकी प्रेसिडेंट जिसके पास चेयरमैनशिप होगी ना, वो कंट्री अभी के क्लाइमेट डायलॉग को को चेयर करती है। जैसे कि एग्जाम्पल देते हैं, अभी देखो ये वाला, इट वॉज को चेयर्ड बाय द, जो 11th हुआ था ना पीटर्सबर्ग का, इसको को चेयर किया था जर्मनी ने और यूनाइटेड किंगडम ने। क्यों? क्योंकि इनकमिंग जो प्रेसिडेंसी है ना 26 की, यानी कि होने वाला जो 26 COP26 बोलते हैं कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ को, वो यूनाइटेड किंगडम की उसमें है, प्रेसिडेंसी के अंदर है। अच्छा 26 तो यूके के पास है, 25 किसके पास है? 25 जो हुआ था ना ये कोऑपरेशन कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़, इसकी चेयरमैनशिप थी तो चिली के पास, ठीक है, नवंबर के अंदर होना था ये, लेकिन चिली ने विड्रॉ कर लिया था, फिर ये चली गई थी स्पेन के पास। क्यों? चिली के अंदर वहाँ पे प्रोटेस्ट चल रहे थे, फिर ये स्पेन में हुई थी मैड्रिड के अंदर नवंबर 2019 में। ये आपको पता होना चाहिए एडिशनली। इस एडिशन में 13 कंट्रीज़ थी जिसमें इंडिया भी था, और इस डायलॉग ने कुछ बहुत ही ब्रॉड थीम के ऊपर कुछ बात करने की कोशिश की थी। सबसे पहले जो उन्होंने बात की थी वो कहा था कि जो कोविड-19 के कारण जो इकोनॉमी के अंदर जो एक वो आया है ना, डाउन फ्लो आया है जो हमारा, उसको हम लोग किस चीज़ में ऐड करेंगे? एक तो जो पेरिस एग्रीमेंट था वो, और जो हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, दोनों के अंदर ही हम लोग किसको ऐड करेंगे? हमारा जो ये डायलॉग हुआ है क्लाइमेट चेंज वाला, इसमें पेरिस एग्रीमेंट प्लस सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इसमें हम लोग कोविड-19 के कारण जो इकोनॉमी लॉस हुआ उसको भी ऐड करेंगे। अच्छा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में दोबारा रिवाइज करा देता हूँ। SDG हमारे 17 गोल्स हैं, यूनाइटेड नेशंस ने लॉन्च किए थे 2015 से लेके और 2030 तक, 15 साल का टारगेट है। किस टाइप के गोल्स हैं? एजुकेशन, पॉवर्टी, हंगर, फूड, हेल्थ, क्लाइमेट, ये सब करके इस तरह के। और इंडिया में कौन देखता है? नीति आयोग देखता है। इंडिया के अंदर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के लिए रिस्पॉन्सिबल बॉडी जो है नीति आयोग है, 2015 में बनाया था इसको, मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग के अंडर आता है, प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस किया था, बॉटम अप अप्रोच रखता है। जो चेयरपर्सन है वो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, वाइस चेयरपर्सन राजीव कुमार हैं, CEO अमिताभ कांत हैं, ठीक है। अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं,
स्ट्रेस करता है, किस बात के ऊपर जोर देते हैं, मल्टीलेटरलिज्म, यानी कि बहुतरफा कोऑपरेशन होना चाहिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर डेवलपिंग कंट्रीज़ का, ताकि जो क्लाइमेट फाइनेंस का जो टारगेट है ना गोल 2020 का $100 बिलियन का, उसके ऊपर भी बात की जा सके। डेवलप करता है एनहेंस नेशनली डेवलपमेंट ऑफ एनहेंस नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजीज अंडर पेरिस एग्रीमेंट शुड नॉट बी पोस्टपोन्ड। पेरिस एग्रीमेंट जो कि स्पेशली क्लाइमेट को लेकर हुआ था, उसके अंदर ये बोलता है कि कुछ लॉन्ग टर्म के गोल्स हैं ना, वो एग्रीमेंट हुए हैं, वो पोस्टपोन नहीं होने चाहिए किसी भी हालत के अंदर, क्योंकि वो क्लाइमेट को लेकर एक बहुत बड़ा इशू है। इंडिया ने स्ट्रेस किया कि भैया क्लाइमेट टेक्नोलॉजी को हम लोग एक ओपन सोर्स की तरह यूज़ करेंगे और एक अफोर्डेबल कॉस्ट के ऊपर ऑलमोस्ट सभी जगह पर ये अवेलेबल होना चाहिए। सिमिलर मैनर एज द वर्ल्ड इफ़ यूनाइटेड एंगेज्ड इन, जिस तरीके से पूरा का पूरा विश्व जो है कोविड-19 की वैक्सीन को ढूंढने में मिला हुआ है, उसी तरीके से हम लोग को क्लाइमेट की टेक्नोलॉजी को भी ओपन सोर्स रखना चाहिए, ताकि जो भी सॉल्यूशन मिलेगा ग्रीन हाउस गैसेज के लिए या फिर इसको हम रिड्यूस करेंगे वो सबके लिए ईजिली अवेलेबल हो, ताकि सब उसको ईजिली इंप्लीमेंट कर सकें। UNFCCC की बात कर लेते हैं। 1992 के अंदर ये अडॉप्ट हुआ था। एक फ्रेमवर्क है इंटरनेशनल कोऑपरेशन का, जो कि क्लाइमेट चेंज के लिए बात करता है, एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर जो उसको नीचे लाने के लिए बात करता है, और इसके सेक्रेटेरिएट बॉन में है जर्मनी के अंदर। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज COP को बोलते हैं, ये उसकी सुप्रीम डिसीजन मेकिंग बॉडी होती है कन्वेंशन की। सारे स्टेट्स जो पार्टीज़ टू कन्वेंशन है वो रिप्रेजेंट करते हैं COP में। ये हर साल मिलती है अनलेस कोई पार्टी डिसाइड करे कि उनको नहीं मिलना है इस साल। COP26 जो है ये ग्लासगो में होगा, स्कॉटलैंड के अंदर, नवंबर में 2020 के अंदर। अच्छा, स्कॉटलैंड में क्यों हो रहा है? अगर UK इसका वो है प्रेसिडेंट है तो आपको पता होना चाहिए UK, ग्रेट ब्रिटेन और इंग्लैंड, ये तीनों नाम अलग अलग हैं या सेम है, क्या डिफरेंस होता है? एक बार मैं ये समझा भी चुका हूँ पहले, आज मैं फिर समझा सकता हूँ। इंग्लैंड अपने आप में कंट्री है। ग्रेट ब्रिटेन कब बन जाता है? जब इसके अंदर इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स ESW मिल जाते हैं। अब UK कब बनता है? जब इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स और नदर्न आइलैंड ये चारों मिल जाते हैं, तो पूरे के पूरे को बोलते हैं UK। ये आपको मालूम होना चाहिए। तो अभी पोस्टपोन हो गया है 2021 के लिए, क्योंकि कोविड-19 का पैंडमिक हुआ है। ये जो कॉन्फ्रेंस है ये होनी थी, इसमें पहला ग्लोबल स्टॉकटेक लेना था हमको, जो आउटलाइन करता है पेरिस एग्रीमेंट को। ग्लोबल स्टॉकटेक उसको बोलते हैं जो प्रपोज रिव्यू होता है ना, इम्पैक्ट ऑफ कंट्री, जो क्लाइमेट चेंज की जो एक्शंस लिए जाएंगे उसके कारण क्या इम्पैक्ट होगा कंट्रीज़ के ऊपर, उसका रिव्यू करना, उसको बोलते हैं ग्लोबल स्टॉकटेक। ठीक है, टाइम ये वाला टॉपिक तो बहुत ही छोटा था पीटर्सबर्ग क्लाइमेट डायलॉग का। अगले पे चलते हैं। नेमिंग ऑफ द ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। ट्रॉपिकल साइक्लोन्स जो आते हैं उनकी नेमिंग वगैरह कैसे की जाती है, पहले हम ये देखते हैं। इंडियन मीटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट IMD ने 169 नेम्स की लिस्ट निकाली है नॉर्थ इंडियन ओशन रीजन की जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स हैं उनके लिए। पहले ये बॉक्स देखते हैं, आगे काम आएगा। WMO और ESCAP पैनल ऑन ट्रॉपिकल साइक्लोन, ये क्या होता है? एक इंटर गवर्नमेंट रीजनल बॉडी है जो कि जॉइंटली इस्टेब्लिश की गई थी वर्ल्ड मीटेरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, WMO के द्वारा, और यूनाइटेड नेशंस की इकोनॉमिक और सोशल कमीशन फॉर एशिया पैसिफिक एस्केप के द्वारा 1972 के अंदर। WMO एस्केप का जो पैनल है ना ट्रॉपिकल साइक्लोन्स पे, इसको एस्टेब्लिश दोनों ने मिलकर किया था, WMO ने और एस्केप ने 1972 में। ये एसोसिएटेड है ट्रॉपिकल साइक्लोन प्रोग्राम के साथ WMA के, जो एम करता है कि वो सारे असिस्टिंग मेंबर्स को मॉनिटर करने में, यानी कि ध्यान रखने में, और फोरकास्ट करने में, यानी कि पहले से बताने की कोशिश करेंगे ट्रॉपिकल साइक्लोन के बारे में, ताकि उनका जो डिजास्टर से जो लॉस होता है ना लाइफ और इंफ्रास्ट्रक्चर का, उसको कम किया जा सके। ये प्रमोट करते हैं मेजर्स, ताकि जो ट्रॉपिकल साइक्लोन की जो वार्निंग है उसकी टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव किया जा सके बे ऑफ बंगाल में और अरेबियन सी के अंदर, ये इसका ऑब्जेक्टिव है। डिसेमिनेट करते हैं टेक्निकल इन्फॉर्मेशन। डिसेमिनेट का मतलब होता है स्प्रेड करना, ठीक है, समथिंग वाइडली, किसी को वाइडली स्प्रेड करने को बोलते हैं डिसेमिनेट। टेक्निकल इन्फॉर्मेशन जो होती है ट्रॉपिकल साइक्लोन की, रिसर्च की, फोरकास्टिंग ऑपरेशन की। जो मेंबर कंट्रीज़ है इंडिया, बांग्लादेश, मालदीव, म्यांमार, ओमान, पाकिस्तान, श्रीलंका, थाईलैंड, ईरान। 2018 तक, अच्छा ये 2000 से 2018 तक ना, इसमें सिर्फ 8 कंट्रीज़ थी, ये वाली जो थी। लास्ट की जो 5 है ना, 1 2 3 4 5, ईरान से लेके यमन तक, ये 2018 के बाद ऐड हुई है, तभी 13 कंट्रीज़ बनी है, पहले 8 कंट्रीज़ थी। ये आपको पता होना चाहिए, एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, जस्ट फॉर ए जनरल अवेयरनेस। अब नेमिंग होती है साइक्लोन्स की, वो कैसे होती है? जो वर्ल्ड वाइड 6 रीजन्स होते हैं स्पेशल। एक तो होता है RSMC, जिसको बोलते हैं रीजनल स्पेशलाइज्ड मीटरोलॉजिकल सेंटर, और 5 होते हैं TCWC, उनको बोलते हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन वार्निंग सेंटर। ये मैंडेट करते हैं इशू करने में कि एडवाइजरी देंगे और नेमिंग करेंगे साइक्लोन, ट्रॉपिकल साइक्लोन की। एडवाइजरी क्यों देंगे? ताकि लोग अपने आप को पहले से सिक्योर कर सकें, प्रिकॉशंस ले सकें अच्छे से।
IMD जो है वो इन 6 RSMC में से ही है और ये रिस्पॉन्सिबल है, ये नेमिंग देता है ट्रॉपिकल साइक्लोन की जो कि नॉर्थ इंडियन ओशन के होते हैं, जिसमें बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी भी होता है। तो IMD जो होता है इन अदर अपने अलावा इन 12 कंट्रीज़ को, तो टोटल 13 हो गए ना, तो इंडिया को हटा के जो 12 कंट्रीज़ है इनको भी यही इन्फॉर्मेशन IMD भेजता है। जो न्यू नेम्स होते हैं कॉन्ट्रीब्यूट 13 कंट्रीज़ करती हैं, इनकी लिस्ट बनती है और रोटेशनल लिस्ट चलती है। तो अभी ये लिस्ट रिसेंटली ख़त्म हो गई थी, अभी नई लिस्ट आई है, उसी के अंदर 169 नेम्स आए हैं। 169 नेम्स क्यों आए हैं? पहले 8 कंट्रीज थी, उन्होंने 8 नेम्स दिए थे, तो 64 नेम्स की लिस्ट आई थी। 64 ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आ चुके, उनकी नेमिंग हो चुकी। अच्छा, नेमिंग क्यों करते हैं, एक नाम क्यों नहीं देते? नेमिंग करनी इसलिए इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि हर बार सेम साइक्लोन नहीं आता, डिफरेंट टाइप का आता है, बहुत सारे वेरिएशंस होते हैं। तो नेमिंग से क्या होता है कि आसपास की कंट्रीज़ को ना सेम नेम से, उसके कारण जो स्टेप्स लेने होते हैं, गाइडलाइंस, वो ईजी हो जाते हैं। इंडिया कोई नाम यूज़ कर रहा है, पाकिस्तान कोई नाम यूज़ कर रहा है, बांग्लादेश कोई नाम यूज़ कर रहा है, श्रीलंका कोई नाम यूज़ कर रहा है, अंडमान के उधर वाली कंट्रीज़ कोई और नाम यूज़ कर रही है, तो प्रॉब्लम होती है। तो नेमिंग के लिए एक कॉमन नाम होता है, तो सबको उसे हैंडल करना बहुत ईजी हो जाता है। तो जब 8 कंट्रीज थी तो 8 और 8 64 नेम्स आए थे। जब वो साइकिल ख़त्म हो गया, अब 13 कंट्रीज़ हैं, तो 13 कंट्रीज ने 13 नेम्स दिए हैं, इसलिए 169, 13 × 13 होता है 169। ये लिखा हुआ नहीं है पर मैं आपको एडिशनली बता रहा हूँ, पता होना चाहिए। जो नेम ऑफ साइक्लोन जो कि इंडिया ने प्रोवाइड किए हैं वो हैं गति, तेज, मुरासू, आग, व्योम, झर, प्रबाहो, नीर और प्रभंजन, घूर्णी, अम्बुद, जल्दी, वेग। ये जो नेमिंग होती है ट्रॉपिकल साइक्लोन्स की नॉर्थ इंडियन के अंदर, ये 2004 से स्टार्ट हुई थी। जो नेमिंग होती है उसमें नॉर्थ इंडिया में ओशन टेक्स प्लेस वेन एवर ट्रॉपिकल स्टॉर्म इन द नॉर्थ इंडियन ओशन रीजन सरपास करता है, इसकी विंड स्पीड 62 किलोमीटर/आवर से ऊपर होती है, उसी साइक्लोन की नेमिंग की जाती है। एनवायरनमेंट का हमारा लास्ट टॉपिक है, ये हल्का सा बड़ा है, थोड़ा सा टिपिकल भी है, लेकिन मैंने जो इस पर रिसर्च की थी, एग्ज़ाम में हीट वेव का क्वेश्चन ज़रूर आया हुआ है, तो कहीं ना कहीं इसको इंपॉर्टेंटली देखना भी। पर एंटार्क्टिका की हीट वेव का अभी चलेगा नहीं। एंटार्क्टिका की जो दूसरी जो न्यूज़ है ना, वो है कि वहाँ पर एल्गी फाउंड की गई है अभी, पॉसिबली वो नेक्स्ट मंथ की कंपाइलेशन के अंदर आएगा, बट आप इसको भी ध्यान से देखना। एंटार्क्टिका आपको पता ही होगा, अर्थ के अंदर ही नॉर्थ पोल पे आर्कटिक है और साउथ पोल पे एंटार्क्टिका है। तो साइंटिस्ट ने रिकॉर्ड किया कि एंटार्क्टिका में पहली बार एक हीट वेव डॉक्यूमेंट की गई है। हीट वेव तो पहले भी आई है, लेकिन डॉक्यूमेंट यानी कि नोट डाउन नहीं किया गया, उसको मेजर नहीं किया गया किसी टेक्निकल डिवाइस से। जो हीट वेव का इवेंट है ये रिकॉर्ड हुआ है ईस्ट एंटार्क्टिका के अंदर 2019-20 के जो सदर्न हेमिस्फीयर की समर होती है उसमें 23 जनवरी से 26 जनवरी 2020 के अंदर जो मिनिमम टेम्परेचर था वहाँ पर वो 0 डिग्री से ऊपर था और जो मैक्सिमम टेम्परेचर था वो 7.5 डिग्री से ऊपर था। हीट वेव्स हैं वो क्लासीफाई की गई थी 3 कॉन्जिक्यूटिव डेज़ के लिए, इसमें एक्सट्रीम मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर्स दोनों इंक्लूडेड थे। अब हीट वेव्स को कॉज क्या था, व्हाट कॉज हीट वेव्स, किस कारण से आई थी, ये मैं आपको एक एक लाइन पढ़ के सुनाऊंगा यहाँ पर। इसमें मैं एक डायरेक्ट आपको एक्सप्लेन नहीं करूँगा, जब आप सुनोगे पूरी लाइन फिर उसके मीनिंग हिंदी में समझाऊंगा तो ये आपको समझ में आएगा। थोड़ा सा टिपिकल है ये वाला पार्ट, हल्का से, ज़्यादा नहीं, इसलिए एक एक लाइन को सुनना, थोड़ा पेशेंस रखना, बस लास्ट टॉपिक होने वाला है। ईस्ट एंटार्क्टिका ने विटनेस किया है ओजोन होल, विटनेस करता है ओजोन होल स्प्रिंग में, हर स्प्रिंग में 1970 के बाद। पहले एक टॉपिक गया आर्कटिक वो आर्कटिक रीजन के ओजोन होल वाला, मैंने बताया था कि एंटार्क्टिका के अंदर हर साल एनुअली स्प्रिंग के अंदर एक ओजोन होल बनता है। कब से? 1970s के बाद से, ठीक है। ओजोन डिप्लीशन एंड रिलेटेड लैक ऑफ हीटिंग कूल द स्ट्रेटोस्फियर। ओजोन का डिप्लीशन होना और लैक ऑफ हीटिंग का लैक होने से क्या होता है, स्ट्रेटोस्फियर कोल्ड हो जाता है। ये जो कूलिंग है ना, ये नॉर्थ और साउथ के टेम्परेचर ग्रेडियंट को इंक्रीज़ कर देती है सदर्न मिड लैटिट्यूड्स में और एंटार्क्टिक के अंदर, जिसके कारण जो स्ट्रेटोस्फियर की वेस्टर्ली विंड्स होती है ना सदर्न हेमिस्फीयर में, वो मजबूत जाती हैं, वो स्ट्रेंथन हो जाती हैं। इट प्रमोट्स जनरली मोर पॉजिटिव स्टेट ऑफ सदर्न एनुलर मोड इन समर। ये पॉजिटिव स्टेट प्रोमोट करती है किसका? सदर्न एनुलर मोड का। सदर्न एनुलर मोड क्या होता है और समर में करती है। ये सदर्न एनुलर मोड क्या होता है, ये इसको हम एंटार्क्टिक ऑसिलेशन भी बोलते हैं, ठीक है। ये रेफर करता है नॉन सीजनल, यानी कि मौसम ही नहीं है, बिना मौसम वाली चीज़ है। नॉर्थ साउथ की मूवमेंट होती है स्ट्रॉन्ग वेस्टर्ली विंड्स की, जो ब्लो करती है ऑलमोस्ट कॉन्टीन्यूसली मिड से हाई लैटिट्यूड के अंदर सदर्न हेमिस्फीयर में। टिपिकल टॉपिक है, आप लोगों ने जिन्होंने ज्योग्राफी का स्टैटिक पढ़ लिया होगा उनको इजीली समझ में आ रहा होगा, जिन्होंने नहीं पढ़ा होगा कोई बात नहीं, स्टैटिक पढ़ लेना, जब भी इसको उसके बाद नोट डाउन करके रख लेना कि ये एक टॉपिक आया हुआ है मंथली मैगजीन में, इसको दोबारा सुन लेना, समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो प्रमोट करती है पॉजिटिव स्टेट किसका? सैम का, SAM का, ठीक है। इसका मतलब होता है कि सदर्न ओशियन की जो वेस्टर्ली विंड बेल्ट है
हैज़ टेंडेड टू स्टे क्लोज टू एंटार्क्टिका क्रिएटिंग अ सीजनल शील्ड, यानी कि वो एंटार्क्टिका के पास ही रहेगी और उसमें एक सीजनल शील्ड क्रिएट कर देगी, जिससे क्या होता है जो ट्रांसफ़र होती है ना वार्म एयर की टेम्परेट रीजन्स की, वो ट्रांसफ़र रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाता है, यानी कि हीट वेव का वो टेम्परेचर जो वेस्टर्ली विंड्स का जो ट्रांसफ़र हो रहा होता है ना वो बंद हो जाता है। ड्यूरिंग द स्प्रिंग ऑफ 2019 ए स्ट्रॉन्ग वार्मिंग ऑफ द स्ट्रेटोस्फीयर ओवर एंटार्क्टिका सिग्निफिकेंटली रिड्यूस द साइज ऑफ ओजोन होल। 2019 के जो स्प्रिंग था उसके अंदर एक स्ट्रॉन्ग वार्मिंग हुई थी स्ट्रेटोस्फीयर में, जिसके कारण जो एंटार्क्टिका का जो वो साइज़ था ना ओजोन होल का वो रिड्यूस हो गया था। इससे हेल्प मिला, जिस हेल्प टू सपोर्ट अ मोर नेगेटिव स्टेट ऑफ द SAM एंड वीकन द शील्ड। इससे क्या हुआ कि SAM का जो शील्ड था ना उसको नेगेटिव स्टेट मतलब वो रिड्यूस होना, पॉजिटिव स्टेट मतलब स्ट्रेंथन हो जाना, मजबूत हो जाना, तो उससे वो शील्ड जो बन गई थी ना वो वीक हो गई। पहले तो ऊपर यहाँ पर स्ट्रेंथन हुई, फिर यहाँ पर वीक हो गई। अदर फैक्टर्स इन द लेट 2009 मे ऑल्सो हैव हेल्प टू वार्म एंटार्क्टिका। कुछ और फैक्टर्स भी हो सकते हैं 2019 के जिसके कारण ये एंटार्क्टिका में ये वार्मनेस आई थी। जो इंडियन ओशियन डाइपोल होता है ना, इट वॉज इन अ स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव स्टेट ड्यू टू द लेट रिट्रीट ऑफ द इंडियन मानसून। इंडियन मानसून का रिट्रीट मतलब लौटना जो था लेट हुआ था, इसी कारण जो इंडियन ओशियन का जो डाइपोल था ना वो भी बहुत स्ट्रांगली पॉजिटिव हुआ था वहाँ पर। दिस meant दैट वाटर इन द वेस्टर्न इंडियन ओशन वॉज वार्मर देन नॉर्मल। इसी कारण जो इंडियन ओशन में जो वाटर था ना वो पहले नॉर्मल से ज़्यादा वार्म था। Air rising from this and other warm ocean patches in the Pacific Ocean provided energy sources that altered the path of weather system and helped to disturb and warm the stratosphere। देखो ध्यान से सुनो, एयर जो राइज कर रही थी ना बाकी ओशियन के वार्म ओशन के पैचेस से पैसिफिक ओशियन में, उसने क्या किया कि एनर्जी सोर्स प्रोवाइड कर दिया जिसने वेदर सिस्टम का पाथ को ही ऑल्टर कर दिया, यानी कि चेंज कर दिया, जिसके कारण डिस्टर्ब और वार्म हो गया हमारा स्ट्रेटोस्फीयर। अब इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, लास्ट पॉइंट है। सिग्निफिकेंस ये कि एंटार्क्टिका मे बी आइसोलेटेड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट बाय द सदर्न ओशियन बट हैज़ अ वर्ल्ड वाइड इम्पैक्ट। ये एंटार्क्टिका है ना बेशक ही पूरी दुनिया से अलग हो, क्योंकि ये सदर्न साइड में है, वहाँ पर बहुत लो टेम्परेचर होता है तो जनरली वहाँ पर लोग रह नहीं पाते, लेकिन इसका वर्ल्ड वाइड बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है। ये ड्राइव करता है ग्लोबल ओशियन कन्वेयर बेल्ट को, ठीक है। एक कांस्टेंट सिस्टम होता है डीप ओशन सर्कुलेशन का जो ट्रांसफ़र करता है ओशनिक हीट को पूरे प्लेनेट के थ्रू और मेल्ट करता है आइस शीट को, जिसके कारण जो ग्लोबल सी राइज है वो ऊपर हो रहा है। बेस्ड ऑन एक्सपीरियंसेस फ्रॉम प्रीवियस एनॉमलस हॉट समर्स, एनॉमलस का मतलब था समथिंग दैट इज़ डिविएटिंग फ्रॉम व्हाट इज स्टैंडर्ड। जो पहले की जो हॉट समर्स थी एंटार्क्टिका की, एक मल्टीट्यूड हुआ है, जो एक मल्टीट्यूड ऑफ बायोलॉजिकल इम्पैक्ट कैन बी एक्सपेक्टेड टू बी रिपोर्टेड इन कमिंग ईयर्स, इलस्ट्रेटिंग how climate change is impacting even the most remote areas of the planet। जो मल्टीट्यूड है ना बायोलॉजिकल इम्पैक्ट का वो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं आने वाले सालों के अंदर, जिससे हमें पता चलेगा कि क्लाइमेट चेंज का क्या इम्पैक्ट हो रहा है रिमोट एरिया ऐसे होते हैं जहाँ पर पहुँच पाना ईजी नहीं होता है। तो ये क्या किस चीज़ पे बेस्ड है, ये बेस्ड है प्रीवियस एनॉमलस के ऊपर। प्रीवियस एनॉमलस का मतलब होता है पहले के जो स्टैंडर्ड्स जो स्टैटिस्टिक डेटा था ना उसके अलावा थोड़ा सा उसमें डेविएशन देखा गया है, उसमें कुछ चेंजेस देखे गए हैं। तो वो बोल रहे हैं कि कुछ मल्टीट्यूड हो सकते हैं बायोलॉजिकल इम्पैक्ट के भी, जो कि हम कमिंग ईयर्स में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एक तो हम लोग ने देख लिया वहाँ पर अलगी आ गई है, बायोलॉजिकल अलगी आई है, तो अलगी को खाने के लिए कोई ना कोई ऑर्गेनिज्म दूसरा भी आएगा। जनरली किसी भी लाइफ को इवॉल्व होने के लिए कहीं ना कहीं हीट की रिक्वायरमेंट बहुत होती है। तो सदर्न ओशन के अंदर लाइफ इसलिए नहीं थी क्योंकि वहाँ पर हीट बहुत कम थी, टेम्परेचर बहुत लो था, ठंड बहुत ज़्यादा थी। अब वहाँ पर अलगी आई, तो यानी कि अलगी इसलिए आई क्योंकि वहाँ पर हीट जो है वो थोड़ी बढ़ रही है, तो लाइफ वहाँ पर धीरे धीरे सस्टेन करेगी और ज़्यादा। हालांकि कुछ एनिमल्स मिलते थे पेंगुइन और ये सब, बट स्टिल इतनी ज़्यादा वेजिटेशन टाइप की चीज़ें नहीं होती थी। अब वेजिटेशन वहाँ देखने को मिली है, तो बस यही कह रहा है कि इसलिए इसकी सिग्निफिकेंस है। तो यहाँ पर हम लोगों ने ये सब ख़त्म कर दिया है। अब मैं आपको बता देता हूँ जो चीज़ हमने ख़त्म कर दी है, अगला टॉपिक हमारा क्या होगा। अगले टॉपिक में हम लोग साइंस एंड टेक को पूरा कवर कर देंगे, 7.12 और 7.3। ज़्यादा बड़े नहीं है लेकिन थोड़ा टेक्निकल होगा, थोड़ा बोरिंग होगा। फिर हम सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट पे चलेंगे, हमारा इकॉनमी जो रह गया था इसको भी हम लोग जल्दी से निपटाएंगे। इनसाइट की भी मंथली कंपाइलेशन बस अभी स्टार्ट ही होने वाली है, ठीक है, 1-2 दिन के अंदर स्टार्ट हो जाएगी। एंड टिल देन एन्जॉय कीजिए। थैंक यू वेरी मच। लाइक ज़रूर कर देना यार ताकि थोड़ा सपोर्ट मिले। बाय बाय।